सास का करारा जवाब। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास का करारा जवाब। निशा अपनी सास ममता जी और खुद के लिए रसोई में चाय बना रही थी। ससुर और पति तो कप का ऑफिस के लिए निकल गए थे। अभी निशा ने चाय का कप हाथ में ही पकड़ा था कि फोन की घंटी घनघना उठी। फोन पे नंबर देखते ही निशा के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ गई। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? मैंने बहुत ट्राई किया पर आपका और पापा का नंबर नहीं लग रहा था। हर बार आउट ऑफ रिचेबल आ रहा था। चलो खैर, आपकी आवाज़ तो सुनने को मिली। पापा कैसे एक बार में ही निशा इतना सब कुछ बोल पाई थी? यह क्या मम्मी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप और पापा कहाँ वहाँ ठीक है ना? बेटा, वो तुम्हारे पापा। माँ के कपकपाते हुई आवाज़ सुन क्या हुआ माँ पापा को? बोलो ना माँ, पापा को क्या हुआ? निशा की धड़कनें अब तेज हो रही थी। बेटा, अपने पापा को बचा लो। इतना सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से चाय का कप छोड़कर जमीन पर जा गिर पड़ा और वो निढाल से सोफे पर जा गिरी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी। पास बैठी निशा की सास ममता जी बहू की ऐसी हालत देखकर घबरा गई थी। उन्होंने निशा को छोड़ते हुए कई आवाज़ लगाई तो जैसे वो होश में आई और ममता जी के गले लगकर फूट फूट के रोने लगी। निशा की बातें सुनकर ममता जी का मन भी बहुत घबरा गया था। उन्होंने सास बहू का मौजों वाला रिश्ता अलग रखा और निशा को अपनी बच्ची की तरह अपने सीने से लगा लिया। बेशक वो अपनी बहू से पूरे दिन काम करवाती रहती थी, लेकिन वह उसे कभी भी परेशानी में नहीं देखा। खुद चाहे निशा को हजार ताने सुना दे, लेकिन अगर कोई बाहर वाला उनकी बहू के बारे में एक शब्द भी गलत बोल दे तो वो उन पे सीधा अपने लेकर चिढ़ जाती। और फिर आज वो अपनी बहू को परेशानी की हालत में कैसे देख सकती थी? तभी निशा तुरंत मायके जाने के लिए निकलने लगी तो ममता जी बोली, कहाँ जा रही हो बहू अकेले? मैं भी चलती हूँ, पर मम्मी जी आपके घुटनों का दर्द। अरे बाहर में जाए घुटनों का दर्द, इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ चलना है। कभी कभी तो निशा भी खुद अपनी सास का ऐसा ममता भरा रूप देख कर हैरान रह जाती है। दोनों के तुरंत मायके के लिए निकली। जैसे मायके में कदम रखा, निशा की आंखें भर आई। आज से पहले उसने अपनी माँ को इस तरह से लाचारी बेबसी कभी नहीं देखा था। बिखरे हुए बाल, फटे मैली साड़ी जिसमें न जाने कितने जगह छेद हुए पड़े थी, हाथ में खाने की प्लेट लिए अपने बेटे बहू की पार्टी की नौकरानी बनी घूम रही थी और बहू बेटा एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले अपनी पार्टी की शान बढ़ा रहे थे। उनकी चक्रीन करते हुए माँ के हाथ पैर लड़खड़ा रहे थे। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। तभी हाथ में खाने की प्लेट लिए माँ का बैलेंस बिगड़ा और सारा खाना बेटे की पौष की बीबी की ड्रेस से जा टकराया, जिस कारण उसकी ड्रेस खराब हो गई थी। बेचारी माँ किसी बेबस की तरह उसको देख रही थी। यह बुढ़िया दिखाई नहीं देता क्या? मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। सुमन, ये कैसी नौकरानी रखी है तुमने? जब काम धाम नहीं होता तो क्यों रख रखी हो इसको? बाहर निकालो, अभी पैसे ही कमाने हैं तो सड़क पे भीख मांगते बैठ जाती। दोस्त की बीवी लगातार विमला जी पे चिल्लाए जा रही थी और उन्हें अनाप शनाप बोले जा रही थी और बेचारी माँ गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी, बेटा गलती से हो गया, माफ़ कर दो। पास खड़े बेटे बहू माँ का तमाशा बनते हुए परेशान से देख रहे थे, लेकिन दोनों के मुंह से एक बोल तक नहीं फूटा। निशा ने अपनी माँ का और अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर दो तमाचे बेटे की पोस की बीबी के गाल पे जड़ दिए और फिर माहौल एकदम से जैसे सन्नाटे में बदल गया। निशा चिल्लाकर कहा, मेरी माँ से माफ़ी मांगो अभी के अभी, वरना। रोहित ने निशा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए मियाँ बीबी उसे कोने में ले जाते हुए बोली, दीदी आप यहाँ से क्या कर रही हैं? कुछ अकल है या नहीं आपको? पता भी है ये मेरे प्रमोशन की पार्टी चल रही थी और आपने बॉस की बीवी को ही थप्पड़ मार दिया। क्या हो गया अगर उन्होंने माँ को दो चार बातें सुना भी दी तो? उन्हें कौन सा पता है कि वो हमारी माँ है? निशा ने वही सबके सामने रोहित को खींचकर एक तमाचा कान के नीचे रखा और बोली, वाह भाई, माँ तो आज धन्य हो गई तुम जैसी बेटी को पाकर। अच्छा कर्ज
चुकाया तूने माँ के दूध का। जिस दिन तेरे जैसे सारे नालायक बेटे हो जाएंगे उस दिन मैं खुद अपने हाथों से तुम जैसे बेटों का गला दबा दूंगी। दीदी प्लीज़ आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए और आप यहाँ से जाइए। वैसे भी हमने आपको नहीं बुलाया था जो आप बिना बताए चलिए आए। अब मेरे सास ससुर की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपना घर संभालिए जाकर। यहाँ किसी को कैसे रखना है मैं खुद देख लूँगी। खुद तो अपनी सास संभले नहीं जाती और हमें यहाँ आकर भाषण दे रही है। सुमन बड़ी रोक में बोली। तभी अपने गाल पे पड़े चट्टाक की आवाज़ से सुमन एकदम से हैरान रह गई। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? अगर एक शब्द भी मेरी बहू के बारे में मुँह से निकाला तो तुम्हारे हलक से तुम्हारी जबान खींच लूँगी। समझी तुम? ये थप्पड़ निशा ने नहीं बल्कि अपनी बहू की बुराई सुनकर उसकी सास ममता जी ने मारा था। अरे शर्म करो, सबके सामने अपनी देवी जैसी माँ का तमाशा बना रही हो। क्या इसी दिन के लिए तुम जैसी औलाद को शर्म देती है कि बुढ़ापे में वही पलट कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे? पार्टी में मौजूद सभी नौजवानों से ममता जी की कड़क आवाज़ में बोली। माँ बाप तो तुम्हारे भी होंगे बच्चों, तुम लोग आसमान से तो नहीं टपके नहीं होगे क्या? अपने माँ बाप के साथ तुम भी लोग यही सब करते हो? भूलो मत ऐसे बूढ़े मैन तुम्हें इस काबिल बनाया है। यह जो तुम लोग सूट वूट लगा अपने अकड़ के साथ खड़े हो वो ऐसी बूढ़ी माँ की तपस्या के कारण तुम इस लायक बने हो। बचपन में तुम लोग भी इसी बूढ़ी माँ की तरह बेबस और लाचार थे। बस फर्क इतना है कि उस वक्त वो माँ अपने बेबस लाचार बच्चे का सहारा बन जाती और तब तक उसका साथ नहीं छोड़ती जब तक कि वो रफ्तार से दौड़ना नहीं सीख जाता। और इस सहारा देने वाली माँ को जब अपने बच्चों की सहारे की ज़रूरत होती है तो उसे लड़खड़ाता हुआ भी सड़क में छोड़ जाते हो, चाहे वो जी या मरे। और बड़े गर्व से बूढ़ी माँ को छोड़कर अपनी अपनी बीवियों की वहाँ थाम लेते हो। अगर वो माँ भी बचपन में तुम लोगों को लड़खड़ाता हुआ छोड़ दे तो तुम भी आज उन्हीं माँ बाप की तरह सड़क पे कहीं भीख मांगते रहो या फिर किसी की गंदगी साफ करते होगे। ममता जी की रोबदार आवाज़ और बातें सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नजरें जमीन में गिर गई और सबने विमला जी से आगे बढ़कर माफ़ी मांगी। निशा ने भी माँ को गले से लगा लिया। माँ आपके ये हालात कैसे हो गए और पापा कहाँ हैं? मैं इतने दिनों से फ़ोन कर रही थी, आप लोगों को फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? इतना सुनते विमला जी फूट फूट के रोने लगी और अपने बेटे के गले लग गई। बेटा तुम्हारे पापा कमरे में हैं, उनको 15 दिनों से बहुत तेज़ बुखार है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बताने की लेकिन दोनों बेटे बहू मुझे बात करने तक नहीं देते। वो तो आज बड़ी मुश्किल से तुम्हारा फ़ोन लग गया है। मैं इन लोगों के सामने न मिलने का बहाना बनाकर दाल देते और बहू पूरे दिन मुझे काम करवाती है, तब जाकर खाना और दवाई के पैसे देती। कमरे में निशा दौड़ कर गई तो पिता का बदन पूरी तरह से बुखार से तप रहा था। आंखें गड्ढे में गड्ढी पड़ी थी और होठों पे सूखी पापड़ी आ रही थी। पिता की ऐसी हालत देखकर निशा की आंखें पानी पानी हो गई। निशा सोच रही थी कि जिसके कांधों पर बैठकर हम दोनों भाई बहन कली चौपारी मेले घुमा करते थे, आज उन्हें कांधों में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपना खुद का बोझ भी उठा सके। विमला जी और राजेंद्र बाबू के 2 ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी तो घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया। वक्त रहते बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी और बेटी ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की जिसने आते ही पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया, जिसने अपने सास को माता छोड़ो कभी सास का दर्जा तक नहीं दिया। निशा तो आज अपने सास ममता जी का यह रूप देखकर हैरान हो रही थी, जो अभी भी विमला जी को संभाल रही थी और बेटे को तुरंत अपने ससुर के लिए डॉक्टर को लेकर आने के लिए कहा था। निशा को आज अपनी सास पे बड़ा गर्व हो रहा था। यही सोचते सोचते वो अपने अतीत में खो गई। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, शाम का वक्त था। निशा एक कप चाय बना रही थी और दूसरी तरफ धुले बर्तनों को जगह पर रख रही थी। तभी बहू चाय बना रही हो या विमला की खचरी कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे अगर अपने पैर चलते होते तो मैं तुम्हें कभी कहती, इससे अच्छा तो यही हुआ कि तुम चाय बनाकर एक थर्मस में भर के मेरे बगल में रख दो। कहते हैं बहू आई है तो ताज़ी ताज़ी चाय मिलती है, मैं बासी चाय से ही काम चला लूँगी।
ममता जी अपनी बहू निशा को सुनाते हुए कहती है, बस हो गया मम्मी जी, चाय उबाल गई है, छान कर लाती हूँ। और मेरे रहते चाय क्यों पियेंगे? क्या इसी दिन के लिए मैंने चाय बनानी सीखी या फिर अपनी अच्छी खासी नौकरी को कुर्बान कर दी? लीजिए मम्मी जी, आपकी मसाले वाली चाय तैयार है। ममता जी को चाय आगे बढ़ाते हुए निशा बोली, ममता जी बोली, बातों में तो तुमसे कोई जीत नहीं सकता। मुझे तो लगता है नौकरी भी तुम बात कर कर के ही चलाती रही होगी। पसीने से तरबतर निशा कुछ कहती उससे पहले फ़ोन की घंटी बजी। झट से बोली, लो आ गया तुम्हारी माँ का फ़ोन। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात, बस फ़ोन पे लगी रहती हो और कहती हो मैं थक जाती हूँ। जाओ जाओ, अब आराम से 2 घंटे फ़ोन पे लगे रहो। ममता जी चाय के मज़े लेने लगी। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए फ़ोन लेकर फिर से रसोई में चली गई। हाँ मम्मी, कैसी हैं आप? अब क्या बताऊँ आपको, खुद के लिए बिल्कुल भी वक्त ही नहीं मिलता। यह सब देखकर एहसास होता है कि आपने हम सब के पीछे कितनी मेहनत की होगी। खैर छोड़िए मेरी इन परेशानियों को, आप बताइए आप कैसी हैं? अब आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। भाभी का तो आप जानते हैं, इस बार मैं भी मायके नहीं आ पाऊँगी। निशा अपनी माँ विमला जी से कहती है। विमला जी बोली, हाँ निशा मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है। तुम अपने पापा के स्वभाव से परिचित हो, वो किसी बच्चे से कम नहीं है। उसके काम को करते करते मेरा सारा समय कट जाता है। बस तुम अपना ध्यान रखना और अपने घर वालों का भी ध्यान रखना। निशा बोली, हाँ हाँ मैं अपना ध्यान रखती हूँ और घर वालों का भी ध्यान रखती हूँ। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब फ़ोन रखती हूँ, बहुत काम है। फ़ोन रख कर निशा फिर से घर के कामों में लग गई। उस दिन के बाद से फिर माँ से कहीं बात नहीं हो पाई थी। इतना काम होता था कि उसे खुद ही वक्त नहीं मिल पाता था। काम करते करते एक दिन वो सोचने लगी, माँ से आजकल बात भी नहीं हो पाती है। सुबह तो बिल्कुल समय ही नहीं मिलता कि आराम से बैठकर माँ का हाल चाल पूछ लूँ। निशा की शादी को अभी 2 साल ही हुई थी। सास ममता जी के घुटनों का ऑपरेशन अचानक से करवाना पड़ा क्योंकि उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। ऑपरेशन के बाद निशा पर जिम्मेदारी का बोझ और बढ़ गया और उसने बड़ी सहजता से सब कुछ संभाल लिया था। ऑनलाइन काम और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते उसे रात हो जाती थी और वो थक कर चूर हो जाती थी, जिसके कारण उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। निशा का पति दीपांशु वो भी काम फ्रॉम होम ही कर रहे थे। पहले कभी कभी मन हुआ करता था तो किसी काम में वो निशा की मदद कर दिया करते थे। दीपांशु की थोड़ी सी मदद से ही निशा को बहुत बड़ी राहत मिलती थी। पर अब तो दीपांशु घूमने और दोस्तों के साथ वेकेशन मनाने का बड़ा शौक था। वो अक्सर शादी से पहले भी अपने टीम बनाकर दोस्तों के साथ कहीं न कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते थे। शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी। फिर शनिवार और रविवार 3 दिन लगातार छुट्टी मिली तो दीपांशु ने लोनावाला घूमने का प्रोग्राम बना लिया। एक रोज निशा दीपांशु से बोली, दीपांशु 2 साल से ऊपर होने को आए हैं, शादी के बाद हम हनीमून के लिए भी कहीं नहीं जा सके। पूरा वक्त मैं घर में ही रहती हूँ, मेरा मन भी अब उब गया है, मुझे भी घर से निकलने की इच्छा होती है, कहीं ले चले। दीपांशु अपने पैकिंग करते हुए बोले, अरे तुम कैसे जा सकती हो, अभी तो माँ की तबीयत सही नहीं हुई है और माँ संभल जाए, फिर अगली बार साथ में घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे, इस बार तुम रहने दो। निशा फिर उदास हो गई, आखिर करते भी क्या, समझौता तो बहू या बेटी ही करते हैं, तो उसने भी कर लिया। अगले समय ममता जी की बड़ी बहन का फ़ोन आया। बातें करते करते ममता जी बोली, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। हाँ निशा भी बड़े आराम से घर में पर है, काम ही कितना होता है, घर काम वाली आई है, झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम तो वही करती हैं, घर के काम ही कितने होते हैं, बस 2 वक्त का खाना ही तो बनाना पड़ता है, फिर उसे तो आराम ही आराम रहता है। हाँ दीपांशु वो तो 3 दिन के लिए लोनावाला घूमने गया है। निशा को कम से कम दोपहर में 2-3 घंटे आराम करने के लिए मिल सकते हैं, पर दीपांशु को वो तो नसीब ही नहीं होता, बस इसलिए बेचारा निकल गया। बाकी तो आप जानते ही हैं कि घर में काम ही कितना होता है। निशा के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने सोचा, मैंने सास ससुर घर परिवार के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी, पर उनकी नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं है, किसी को कोई परेशानी न हो, इसलिए मैं
दिन के लिए भी कभी मायके नहीं जाती हूँ। दीपांशु तो शनिवार रविवार की छुट्टी मिलती नहीं कि वे घूमने निकल जाते हैं। छुट्टी के दिन आराम से उठाते हैं और अपने पसंद का खाना ऑर्डर कर देते हैं। और मुझे तो यही सोचते सोचते निशा की आंखें भर आई और उसे मायके की याद आने लगी। पता नहीं मम्मी कैसी होगी और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा 3 दिन तक। दीपांशु ने एक बार भी फ़ोन करके निशा से यह नहीं पूछा कि कैसी हो, कैसे सब कुछ संभाल रही हो, या फिर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ। निशा ने भी पलट कर फ़ोन नहीं किया। 2 दिन बाद जब दीपांशु लौट कर आया तो उन्हें चाय देते हुए निशा बोली, दीपांशु अगले हफ्ते भी शनिवार रविवार की छुट्टी है। ऐसा कीजिए 2 दिन और छुट्टी ले लीजिए। मैं 2-4 रोज के लिए माँ के पास जाना चाहती हूँ। पता नहीं उनका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, इधर से मिलता है। इतना सुनते ही दीपांशु के कान खड़े हो गए और वो बोले, अरे ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मम्मी की देखभाल कौन करेगा? पापा जी को वक्त पे दवाई कौन देगा? निशा बोली, आराम से पतिदेव, आप इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हैं? इस घर को मुझे ज़्यादा आप पहचानते हैं। मेरी वो सास है पर आपकी तो माँ है। और फिर घर के काम ही कितने होते हैं, बस खाना ही बनाना तो है। 2-4 दिन कैंटीन में खा लेना या फिर डब्बा लेना। अभी तो 3 दिन बाद से घूम कर आए हो, बाहर का खाना खाए होंगे, फिर दिक्कत क्या है? या फिर मैं काम वाले बाई को बुला दूंगी, वो घर में खाना बना दिया करेगी और इसी बहाने मम्मी जी के साथ थोड़ा सा समय बिता लेना, क्योंकि ऑफिस के काम की वजह से आप अपनी माँ के साथ वक्त भी नहीं बिता पाते हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। दीपांशु बोले, नहीं निशा, मुझे यह सब नहीं हो पाएगा। फिर 4 दिन घर में रहना ना पवाना, मैं तो बोर हो जाऊंगा। दीपांशु निशा को रोकने हुए बोला। निशा ने बड़ी प्यार से कहा, दीपांशु, हम लड़कियाँ अपने माँ बाप को छोड़कर जब किसी और रिश्ते में जुड़ती हैं तो वो उन्हें अपने माँ बाप समझने लगता है और पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाती है। फिर यह तो आपके माता पिता हैं, आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रही? दीपांशु बार बार उसे मना कर रहा था कि नहीं, मुझे यह सब नहीं हो पाएगा और तुम मायके नहीं जा सकती हो। तो निशा ने व्याख्यात्मक अंदाज से कहा, अब देख लो, मुझे हर दोपहर में आराम मिलता है, मैं आराम से सोई हूँ, जो कि आपको नहीं मिल पाता है। 2-3 दिन की छुट्टी ले लीजिए और आराम कीजिए। मम्मी जी के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, उनके लिए थोड़ा टीवी लगा दीजिए और वक्त पे उन्हें दवाई दे दीजिएगा। हाँ, बस थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज करवा दीजिएगा, बाकी घर के काम ही कितने होते हैं। दिव्यांशु हैरानी से देखते हुए बोला, इसे तुम थोड़ा सा कहती हो? निशा मुस्कुरा कर बोले, दीपांशु, मेरी मम्मी पापा से मेरी कई दिनों से बात नहीं हो पा रही है, पता नहीं बेचारे कैसे होंगे। आप जानते हैं पापा बड़े मुश्किल से बाहर के काम कर पाते हैं और मम्मी की तबीयत भी हमेशा नरम रहती है, फिर भी वो मुझे हमेशा यही कहती है कि अपने घर वालों का ध्यान रखो। दीपांशु बोले, तुम कहना और समझाना क्या चाहती हो? निशा बोली, दीपांशु, एक बात बताइए, लड़की जब शादी करके जाती है, छोटे बड़े जितने भी रिश्ते हो सबको वो अपना बना लेती है, तो लड़के क्यों नहीं कर पाते हैं? लड़के के माता पिता की जिम्मेदारी एक बहू का फर्ज होता है, जो कि एक बहू को समझाया जाता है। बहू के आने से पहले वो जिम्मेदारी किसकी थी और वो फर्ज अब तक कौन उठा रहा था? कभी कमरे से धीरे धीरे निकल कर ममता जी आई और बोली, बहू, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ तुम्हारी बातें। तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है, ये तुम कैसे कह सकती हो? 2 साल तुमने इस घर में थोड़ा बहुत किया नहीं कि आज तुम उसकी गिनती गिनवाने लगी। मैं निशा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, मुझे शिकायत आपसे या आपके बेटे से नहीं बल्कि पुरानी और वर्षों से चली आ रही सोच से है कि बहू के आते ही उसे अपनी उम्मीदें बांध लो कि वो चाहकर भी अपनी थकान जता नहीं सके और ना किसी को बता सके। इतना ही नहीं, उसके बाद सभी लोग कहते हैं कि लड़की नसीब वाली है जो ऐसा परिवार मिला। एक बात बताइए मम्मी जी, मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी? दीपांशु, आप बताइए, मेरी नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या आप जानते हैं 7 फेरे के बाद मैं गिनकर 2 बार मायके गई हूँ। अब तो मायके भी नहीं जाती। क्या आप जानते हैं यह माँ बाप आपके भी है, यह घर आपका, फिर सारी जिम्मेदारी मेरी कैसी हुई? पहले तो ममता जी बहुत गुस्से में थी, फिर बहू की बातें सुनकर चुप हो गई।
दीपांशु चुपचाप अपनी पत्नी की बातों को सुन रहा था। तभी उसके पिता कमलेश बाबू आए और बोले, बहू बस करो, अपने आप को इतना दुखी मत करो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मनोदशा। निशा रोते हुए बोली, यही तो होना है पापा जी, आप समझ सकते हैं पर जिसे समझना चाहिए वो नहीं समझ रहा। क्या 2 वक्त की रोटी बेटा बनाकर पिता को नहीं खिला सकता? 2-4 दिन अपने माता पिता के साथ वक्त नहीं बिता सकता? अरे बाहर घूमने की ज़रूरत तो मुझे है। खैर छोड़ो, किसे कह रही हूँ, यहाँ तो किसी को मेरा काम दिखता ही नहीं। दीपांशु बोला, तुम्हारी सारी बातें सही है पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गई? निशा बोली, इतना कुछ मैं इसलिए बोल गई क्योंकि अब लगता है कि हर लड़के को सोचना चाहिए कि शादी के बाद लड़के के माता पिता का ध्यान रखना अगर बहू की जिम्मेदारी है तो बहू के माता पिता की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर ससुराल में सब अपने अपने काम करने में समर्थ हो तो बहू को ही जिम्मेदारी के बोझ के तले क्यों दबाया जाता है? क्या है आप में से किसी के पास क्या इसका जवाब है? कहते कहते निशा फुट फुट के रोने लगी। पिछले 7-8 महीने से दर्द जो उसके सीने में दबा हुआ था वो आंसू और क्रोध बनकर फूट पड़ा। कमलेश बाबू ने दीपांशु को इशारा किया। दीपांशु आगे बढ़कर निशा को गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं सका। सबसे बड़ा दोषी मैं हुई हूँ, गलती तो मुझे हुई है। तुम्हारी इच्छा को मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। अब तुम देखना इस घर में और हमारे व्यवहार में बहुत बदलाव होगा। ममता जी बोली, बहू बेटे के साथ साथ मैं भी तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं एक माँ हूँ, फिर मैं तुम्हारी परेशानी कैसे नहीं समझ पाई? हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तुम बेटी होने का फ़र्ज निभा लिया पर शायद मैं तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। कमलेश बाबू आगे बढ़कर बोले, बहू अब तुम इनकी बातों पे मत जाओ, तुम जाओ अपना सामान बांधो और दीपांशु तुम बहू को कल के कल उसके मायके लेकर जाओ। इसके लिए तुम्हें चाहे जितनी ही छुट्टी लेनी पड़े ले लो, यहाँ की जिम्मेदारी अब दीपांशु संभालेगा। बहू अब क्या किया जाए? लड़के कभी लड़कियों की जगह लेकर सोचते ही नहीं कि आखिर लड़कियां क्या क्या करती हैं। सामने निशा ने अपने बैग तैयार कर लिया था और दीपांशु से बोली, दीपांशु मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे समझा और इतनी ही विनती रहेगी कि कभी बिना मेरे चिल्लाए रोए भी आप मेरी भावनाओं को समझ लेना कि दुनिया का हर परिवार अपनी बहू के इस भावनाओं को समझने कि वो भी किसी की बेटी है, उसके माता पिता की जिम्मेदारी उसे ज़रूरी है। कहते कहते निशा की आंखें फिर से भर आई। दीपांशु ने उसे तसल्ली दी कि माता पिता ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और प्यार दिया और बोली, थोड़े दिन माँ के साथ रहकर आओगे तो अच्छा लगेगा। यह याद रखना कि यहाँ भी तुम्हारी एक माँ तुम्हारा इंतज़ार करेगी। खुशी खुशी जाना और जब मन करे खुशी खुशी आना। अगले दिन दोपहर में दीपांशु निशा को छोड़ने के लिए उसके मायके जाने वाला था, लेकिन उसे पहले ही उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया था और उन दोनों को अचानक अपने मायके आना पड़ा। अपनी सास की आवाज़ से निशा ख्यालों से बाहर आई। ममता जी बोली, निशा समधी और समधन जी का ज़रूरी सामान पैक कर लो, दीपांशु गाड़ी और डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। बस उन्हें एक बार डॉक्टर को दिखाकर हम सब घर जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, सब मतलब तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने क्या कहा? जी मम्मी जी। थोड़ी ही देर में दीपांशु डॉक्टर को लेकर आया और निशा के पापा को दवाई दिलवाई। उनका अच्छे से चेकअप करवा कर उन्हें अपने साथ घर ले गया। पर बहन जी, लोग क्या कहेंगे कि बेटे के होते हुए बेटे के घर रहेंगे? दीपांशु बोला, मम्मी जी निशा आपकी बेटी होगी लेकिन मैं तो आपका बेटा हूँ और आप बेटे के घर नहीं बेटे के घर जा रही हैं। जितना अधिकार उस घर पे मेरा है उतना ही अधिकार आपके बेटे का भी है, इसलिए आप बेफिक्र होकर हमारे साथ चलिए। ममता जी ने खुशी खुशी अपने समधी और समधन जी का अपने घर में स्वागत किया। उनकी अच्छे से देखभाल की, उनका पूरा ध्यान ममता जी ने रखा। निशा को बस रसोई संभालती थी लेकिन उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही जिम्मेदारी ममता जी ने उठा ली थी। कुछ ही दिनों में दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। ममता जी ने इस बार का हमेशा ध्यान रखा था कि उन्हें बेटे के घर में किसी भी चीज़ के लिए संकोच न हो, उससे पहले कि वो उनकी फरमाइश या ख्वाहिशों पूरी कर देते। करीब 2 महीने बाद विमला जी ने बेटी बहू को नोटिस भेजा कि दुकान और मकान दोनों अपने बेटी दामाद के नाम कर दिया है। ममता जी के घर पहुँचे तो विमला जी ने बाहर से ही
उनके मुंह पर दरवाज़ा मारते हुए बोला, बंद कर लिया और बोली कि मेरा घर एक मंदिर है और इस मंदिर में तुम जैसे घटिया लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। दोनों बाहर ही गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन ममता जी ने उनकी एक न सुनी और वो उन दोनों को वहीं से वहीं रफा दफा कर दिया। अब तो निशा के मम्मी पापा उस घर में ऐसे रहने लगे जैसे वो उस घर के मेहमान नहीं, उस घर के सदस्य हैं। यह देखकर निशा को बड़ा सुकून मिलता था और वो अपने सास पे आज बड़ा गर्व महसूस करती थी। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि ममता जी ने जो निशा के माता पिता के लिए क्या वो हर सास को करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।